हेलो फ्रेंड, अगर आप कहानी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, मेजर विजय। तो चलिए शुरू करते हैं। उस लड़के के दोस्त ने मुस्कुराते हुए बोला, पता तुम्हें, तुमने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। इसका ओवरऑल रिकॉर्ड 99.7 है और मेरा दोस्त आज तक इस शूटिंग रेंज में किसी से नहीं हारा है। मानो या ना मानो, मेरा भाई इस शूटिंग रेंज का अनडिफीटेबल प्लेयर है। यह सुनकर विजय की नजरें उस लड़के की ओर गईं और उसने कहा, तुम्हारे अनडिफीटेबल दोस्त को हारते हुए देखने के लिए तैयार हो जाओ। विजय की बातों को सुनकर वह लड़का हंसते हुए बोला, कॉन्फिडेंस बढ़िया है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यह कहकर उसके साथ उसके साथी भी हंसने लगी। उन लड़कों की हंसी को सुनकर विजय बोला, अब बकवास बातें हो गई, तो हम शर्त की बात करें। तो बोलो, तुम कितने की शर्त लगाने वाले हो? यह सुनकर वह लड़का हंसते हुए बोला, पहले तुम बोलो। विजय बिना सोचे समझे बोला, 5 करोड़। विजय की बातों को सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग मानो विजय को ऐसे देखे जा रहे थे जो अपने बाप की दौलत उड़ाने के लिए बेकरार हुए जा रहा है। वह दोबारा हंसते हुए बोला, बस सिर्फ 5 करोड़, इतना ही पैसा है क्या तुम्हारे पास? विजय उस लड़के की ओर देखकर बोला, हमारे बीच में शर्त लगी है, अगर जो कोई भी जीतता है तो उसे उसकी 10 गुना ज्यादा देनी होगी। हम यह सुनकर उस लड़के का मुंह बंद हो गया। वह लड़का हक लाते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? विजय बड़े ही नॉर्मल आवाज में बोला, मतलब यह कि अगर मैं जीता हूं तो तुम्हारे दोस्त को मुझे 50 करोड़ देनी पड़ेगी, और मैं हार जाऊंगा तो मैं तुम्हारे दोस्त को 50 करोड़ दे दूंगा। विजय की यह बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग अब इस खेल के लिए बहुत ही उत्सुक होने लगे। उस लड़के ने भी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ठीक है, फिर मुझे शर्त मंजूर है। अगर मैं हार जाता हूं तो मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा, और तुम हार जाते हो तो तुम मुझे 50 करोड़ दोगे। यह सुनकर विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गया। उसने कहा, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। अगर कोई बीच में से मुकरना चाहता है तो उसे जीते हुए रकम के 4 गुना ज्यादा देने होंगे। अगर मैं हार गया और तुम्हें पैसा देने से इनकार कर दिया तो मुझे तुम्हें 200 करोड़ देने होंगे, और तुम देने से इनकार कर दिया तो तुम्हें करोड़ देने होंगे। बस इतनी सी ही बात है। यह कहकर उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। वहां के मैनेजर वहां पर आ गए और उन्होंने खेला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, आप लोग कितने मीटर्स का शूट करना चाहते हैं? यह सुनकर उस लड़के ने कहा, 10 मीटर। यह कहकर उसकी नजरें विजय की विजय चली गई, लेकिन विजय को इस बात पर कोई बदलाव ना देखकर अब उस लड़के को घबराहट होने लगी। मैनेजर ने विजय को देखकर कहा, क्या आप राजी हैं? मैनेजर की आवाज को सुनकर विजय ने अपनी गर्दन हां में हिलाया। 10 मीटर तो वह आंखें मूंद कर शूट लेगा। उसे लड़के की बातों को सुनकर हंसी आ रही थी। तभी उनके हाथों पर 2 बंदूकें दे दिया गया। मैनेजर विजय और उन दोनों की देखकर कहा, तो फिर हम गेम शुरू करते हैं। जो भी हारता है उसे 50 करोड़ जीतने वाले व्यक्ति को देना होगा। यह कहकर मैनेजर ने खेला शुरू करवा दिया। वो लड़का हंसते हुए बोला, चाहो तो तुम पहली गोली चला सकते हो। विजय बोला, मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, पहले तो तुम काफी देर से तुम बोले जा रहे हो कि तुम्हारा शूटिंग रेट बहुत ही उम्दा है और तुम यहाँ के नंबर 1 शूटर हो, तो मैं भी पहले तुम्हारी शूटिंग देखना चाहता हूं। यह कहकर उसके के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो लड़का अपना पोजीशन लिया और लगातार 5 गोली सामने की बोर्ड पर चला दिया। 99, 99, 10। उसका इतना बढ़िया पॉइंट देखकर सभी टिंग करने लगे। उसका साथी ने विजय को देखकर कहा, अब 50 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाओ बेटे। दूसरा लड़का अपने हाथों को फोल्ड करके बोला, अब तुम्हारी बारी। विजय ने अपने हाथ पर बंदूक उठाए और लगातार गोली चला दी। 10, 10, 10, 10, 10। तभी एक धुन की आवाज आई जिस पर लगातार 5 गोली बुल जाई, पर लगती है तो एक आवाज आती है। विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, तो बताओ भाई, कौन हार चुका है और किसे 50 करोड़ मेरे अकाउंट में डलवाना है? आदित्य बोला, मेरा अकाउंट नंबर इसे भेज दो। वहीं पर खड़े मौजूद लोग आंखें फाड़ विजय को देखने लगे, मानो उन्होंने एक अजूबा देख लिया है जिसने लगातार 10 पॉइंट्स मार दिए और सभी गोली एक ही जगह पर सटीक निशाने में लगी थी, बिल्कुल एक प्रोफेशनल शूटर की तरह। वह प्राइवेट जगह थी, लेकिन वहां पर लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती थी। मिलिट्री बेस के सभी जवानों को ज्यादातर यहीं पर ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है।
क्योंकि ऑफिसर के बड़े दर्जे के कारण उनकी कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से थी। इसी वजह से यहां पर मिलिट्री के कई सारे लोग आते जाते रहते थे। जब ऐसी धूल बजे तो कई सारे ऑफिसर्स उस जगह पर आने लगे और जानना चाहते थे कि कौन है वह इंसान जिसने बुल्जा हिट किया था। उन्होंने यहां वहां देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। कई लोगों से पूछताछ किया, लेकिन उन्हें कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि विजय और बाकी सब लंच के लिए चले गए थे। ब्रिगेडियर सर वहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा, पता चला कौन था वो जिसने इतनी बेहतरीन तरीके से उस निशाने पर निशाना लगाया था। आज तक मैंने भी इस तरह का निशाना कभी नहीं लगाया है। लगता है बहुत ही मांझा हुआ खिलाड़ी मालूम पड़ता है। जरा यहाँ का सीसीटीवी फोटोज निकला हो, अगर उसे मिलिट्री में दाखिला लेना हो तो मैं उसे बिना टेस्ट लिए मिलिट्री में जगह दे दूंगा। यह सुनकर उनके एक साथी ने कहा, अरे रविंद्र, मेरे भाई तुम फिक्र क्यों करते हो? यहीं कहीं पर होगा। इतना जल्दी कहां जा सकता है वो ऑफिसर? यस सर, कर्नल सर बोले। जरा देखो कौन था वह लड़का या लड़की जिसने हमारे ब्रिगेडियर रविंद्र चतुर्वेदी जी का दिल जीत लिया है, जो कि किसी के बस की बात नहीं है। जो आदमी हर एक मिलिट्री ऑफिसर्स को खुद तैयार करवाता है, लेकिन आज अचानक इसे एक कैसे इंसान दिख जाता है जिसकी शूटिंग स्किल अविश्वसनीय है। उसे मिलिट्री में डायरेक्ट ज्वाइन करवाना चाहता है बिना किसी टेस्ट के। यह सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, अरे अमर भाई, ऐसा इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलता है, इसलिए हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। क्योंकि आज की युवा मिलिट्री में रुचि नहीं दिखाते हैं, बल्कि अलग अलग कामों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे मिलिट्री ज्वाइन कर लेते हैं तो कहीं वो शाहिद ना हो जाए। इसीलिए आज की युवाओं आर्मी में भर्ती नहीं होना चाहते हैं। अगर हमें किसी तरह से एक बेहतरीन टैलेंट वाला इंसान मिल जाए तो और हमें क्या चाहिए। इसलिए अभी के अभी तुम सब जाओ और उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे बात करना चाहता हूं। उन ऑफिसर्स ने उन्हें सल्यूट किया और उस इंसान को ढूंढने के लिए वहां से चले गए। अमर जी बोले, ब्रिगेडियर सर, आप उस इंसान को ढूंढने के लिए जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? ब्रिगेडियर सर गहरी सांस लेकर बोले, ऐसी बात नहीं है अमर। दरअसल मैं चाहता था कि मेरे बेटे भी आर्मी में ज्वाइन करें, लेकिन एक बेटा बिजनेसमैन बन गया और दूसरा बेटा को अपनी एल्बम बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। यह सुनकर अमर जी बोले, अरे भाई, उसका गाना तो देखो कितना बढ़िया बढ़िया आ रहा है। कुछ दिनों से मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है सुनने के लिए। यह सुनकर रविंद्र जी उसे घूर कर देखकर बोले, मैं चाहता था कि मेरे दोनों बेटे मेरी कमान संभाले और आर्मी में ज्वाइन करें, लेकिन मेरा सपना तो सपना ही रह गया। अब एक इंसान मिला है जो मेरा सपना पूरा कर सकता है, तो मैं उसे क्यों ना ढूंढूं? कर्नल सर बोले, आपने भी सही कहा रविंद्र जी। मैं भी अपने तीनों बच्चों को मिलिट्री में डालना चाहता था, लेकिन एक तो शादी होकर चली गई, दूसरा मॉडल बन गई और तीसरा डॉक्टरी कर रही है। अब मैंने जब उन्हें फोर्स किया तो घर से भाग जाने का जिद किया, इसलिए मैंने अपना जिद करना भी छोड़ दिया। अब मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ घर पर रहता हूं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो घर में बच्चों की किलकारी सुनाई देती थी, लेकिन आज तो वॉशिंग मशीन, टेलीफोन और टीवी का ही आवाज आता है। दूसरा आवाज आता है तो वह है सुबह सुबह आवत्या न्यूज पेपर वाला। ब्रिगेडियर सर बोले, लगता है हमारी किस्मत में सिर्फ हम दोनों ही मिलिट्री वाले हैं। कॉलेज के समय से हम दोनों आज तक साथ साथ हैं और आगे भी साथ साथ रहेंगे। यह कहकर उन दोनों ने एक दूसरे को थम्स अप किया। तभी लॉन्च करते हुए आदित्य विजय से कहा, विजय भैया, हम तो 2 दिन बाद चले जाएंगे, फिर इन सबको बहुत मिस करेंगे, बहुत याद आएगी। हमें यह सुनकर श्रेया की आंखें नम हो गईं। उसने विजय की ओर देखकर कहा, क्या आप सभी 2 दिन बाद जाने वाले हैं? यह सुनकर विजय अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, हाँ, दरअसल छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं और मुझे भी मिलिट्री में वापस जाना है, इसलिए अब हम 2 दिन बाद वापस घर जाने वाले हैं। विजय की बातों को सुनकर श्रेया की आंखों में नमी छा गई। उसे देख विजय उसे अपने गोद में बैठाकर कहा, अगर तुम अभी से ही ऐसे रोगी तो मेरा दिल अभी से ही कमजा हो जाएगा और मैं वापस मुंबई नहीं जा पाऊंगा। विजय ने श्रेया को बिना सोचे समझे अपनी गोद में बैठा लिया था, लेकिन वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर चली गईं। एक कपल ने कहा, वो देखो, उसकी गर्लफ्रेंड जब नाराज हो जाती है तो उसे मनाने के लिए उसने उसे अपने गोद में बैठाकर उसे प्यार करने लगा, और तुम एको, जब मैं नाराज हो जाती हूं तो तुम मुझे मनाने के लिए भी नहीं आते हो। उससे कुछ सीखो। यह सुनकर वही लड़का उन दोनों की ओर देखने लगा। फिर उसने अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखकर कहा, ठीक है, फिर आ जाओ, तुम भी अच्छे से। लड़की तुरंत खुश हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड खुश हो गई और वह अपने सोजा का अपने बॉयफ्रेंड के गोदी में बैठ गई।
ब्रिगेडियर रविंद्र चतुर्वेदी और कर्नल अमर प्रताप सिंह दोनों ही लंच कर रहे थे। वहीं पर बैठकर जब वे दोनों ने ऐसे हरकतें करते हुए उन लड़के लड़कियों को देखा तो उन्होंने कहा, देखो आजकल के युवा, इनको बड़े बुजुर्गों का ख्याल ही नहीं है, जहां देखो वहीं पर शुरू हो जाते हैं। यह सुनकर अमर प्रताप जी बोले, सही कहा आपने ना, इधर देखते ना उधर देखते, जहां पर देखो वहीं पर शुरू हो जाते हैं बेशर्म, कम से कम हमारे उम्र का तो लिहाज रखते। रविंद्र जी बोले, पता नहीं हमारे देश का क्या होगा, जब इन जैसे युवा रहेंगे तो आतंकवादियों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे देश को बर्बाद होने की, क्योंकि सारे युवा ऐसे ही प्यार के पीछे पड़े रहेंगे, तो देश के सरहदों को संभालने के लिए कौन रहेगा, पता नहीं हमारे जाने के बाद क्या होगा। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर आया और उसने कहा, सर हमने उस इंसान को सभी तरफ देख लिया, लेकिन हमें वह नहीं मिले। यह सुनकर अमर जी बोले, ठीक है ऑफिसर, गाड़ी रेडी करो, हम लोग आ रहे हैं। तो जी सर। यह कहकर वह ऑफिसर चला गया। कर्नल सर बोले, चलो भाई, एक बेहतरीन मौका आया था, लेकिन वह मौका भी चला गया। काश वो इंसान आपको मिल जाता तो आज आपकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई तो जरूर ही आ जाता। रविंद्र जी बोले, सही कहा आपने, पर कोई बात नहीं है, नसीब अपना अपना, कभी ना कभी वह इंसान हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है। यह कहते हुए वह दोनों अपने लंच को खत्म कर वापस लौट गए। विजय श्रेया को समझाते हुए बोला, अगर मैं ऐसे ही घर पर बैठे रहूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, और करूंगा भी तो क्या, मुझे तो बिजनेस के बारे में कोई आइडिया भी नहीं है। तो क्या हुआ, तुम अपने भाइयों के साथ सीख लो, अगर कुछ समय तक तुम उनके साथ कंपनी में रहोगे तो तुम उसे अच्छी तरह से सीख लोगे। मुझे भी पहले कंपनी चलाना नहीं आता था। जब तुम्हारे साथ वह हादसा हुआ उसके बाद मैं पूरी तरह से टूट गई थी, तो मैंने अपने भैया के साथ कंपनी जाना शुरू कर दिया, और देखो आज मैं कंपनी को बड़ी अच्छी तरह से संभाल लेती हूं। अगर कुछ भी डिसीजन लेना हो तो भी मैं अकेले ले लेती हूं। तुम भी अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने कंपनियों को संभाल लेना, फिर जब मैं आऊंगी तो हम दोनों कंपनी जाएंगे, साथ में आएंगे, एक साथ वक्त बिताएंगे। श्रेया की बातों को सुनकर विजय मुस्कुराते हुए बोला, यह सही है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मैं एक सच्चा देशभक्त हूं और मैं अपने देश के सिवाय किसी और चीज को अपनाना नहीं चाहता, इसलिए मेरी जान, मुझे वापस तो जाना ही होगा। लेकिन तुम मत करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर नहीं, अपनी राजकुमारी बनाकर वापस मुंबई लेकर जाऊंगा। यह सुनकर श्रेया को थोड़ी सी राहत मिली। उसने विजय को गले लगाकर कहा, वादा करो इस बार तुम ऐसे मिशन में मत चले जाना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। अगर तुम्हें इस बार कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान ले लूंगी। विजय बोला, कायरों की तरह बातें मत करो, अब तुम एक सोल्जर की होने वाली बीवी हो तो हर घड़ी मुसीबतों से डरकर सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं होनी चाहिए, इतना समझ लो, क्योंकि जो मिलिट्री की बीवी होती है वह हमेशा के लिए जंग के लिए तैयार रहती है, क्योंकि पता नहीं कैसी मुसीबत उनके परिवार वाले पर आन पड़े। हमेशा एक ही मुसीबत उनके परिवार वालों पर नहीं टूट पड़ता है, कई प्रकार के मुसीबत अपने परिवार पर आता है, लेकिन जो इसे डटकर सामना करता है, वाह, चाहे आंधी हो या तूफान, उन सब से डटकर मुकाबला कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसे ही बनो। अगर कभी भी मुझे किसी मिशन के दौरान कुछ भी हो जाता है तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे परिवार वालों को अच्छी तरह से संभालोगे, ना कि तुम भी आत्महत्या करके अपने और मेरे परिवार वालों पर कलंक लगाकर मेरे पास आओगी। अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। विजय की बातों को सुनकर श्रेया अपने दोनों कान पकड़कर बोली, मैं तुमसे वादा करती हूं, कभी भी अपने मन में भी यह ख्याल नहीं लाऊंगी, और मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी मिशन के लिए मना नहीं करूंगी। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, हर दिन तुम मुझसे मोबाइल में बातें करोगे। अगर किसी भी मिशन के लिए जा रहे हो तो तुम मुझे खबर करोगे, वादा करो मुझसे। यह सुनकर विजय अपनी कांपती हुई हाथ से श्रेया के हाथ पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें वादा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, इतना हिदायत दे सकता हूं कि अगर मां की ममता और तुम्हारा प्यार हो और मेरे परिवार वालों का साथ, तो मैं किसी भी मुसीबतों से लड़ने के लिए उसके सामने एक ढल बनकर खड़ा रहूंगा। विजय की बातों को सुनकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गई और उसने उसे दोबारा गले लगा लिया। आदित्य बोला, भाई घर से फोन आया है, हमें बुलाया है। आदित्य की बातों को सुनकर विजय ने अपनी गर्दन हमें हिला दिया। थोड़ी देर बाद माहौल में सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। विजय थोड़ा थक गया था, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर सो गया। आनंद जी बहुत ही सोच विचार कर रहे थे कि कैसे विजय को इस सिचुएशन के बारे में उसे बताएं। वो यही सब सोच ही रहे थे कि शालिनी जी कमरे में आते हुए बोली, आप ऐसे क्यों खोए हुए हो? आनंद जी,
गहरी सांस लेकर बोली, मैं हमारे बेटे के बारे में सोच रहा हूं। पता नहीं हम कैसे उसे यहां पर रहने के लिए मनाएंगे। क्या वह मानेगा? उसने बिना बताए कई सारे काम किए हैं जिसके वजह से हमें गर्व महसूस हुआ है, लेकिन इस बार पता नहीं कौन सी मुसीबत हमारे परिवार वालों पर टूट पड़ी है। हमें उसे कैसे भी करके मुंबई जाने से रोकना होगा। शालिनी जी उनके पास आकर बैठते हुए बोली, आप उसकी फिक्र न करें, वह मेरा बेटा है, मेरी बात जरूर सुनेगा। रात को सभी डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। वह सभी शालिनी जी और आनंद जी की ओर देखकर बात छेड़ने के लिए इशारा कर रहे थे, लेकिन वह सभी घबरा भी रहे थे कि विजय का जवाब क्या होगा। तभी खाते हुए अदिति को उल्टी होने लगी। वह दौड़कर बगल वाले कमरे के वॉशरूम के अंदर चली गई। यह देख शालिनी जी चिंता करते हुए बोली, अरे बेटा क्या हुआ? यह कहकर वह उसके पीछे चली गई। अर्जुन अपने सिर पर हाथ मारकर बोला, अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि अदिति मां बनने वाली है। यह सुनकर बाकी चौंक गए। जिन्हें पता था वह सभी का रिएक्शन तो ठीक था, लेकिन जिन्हें पता नहीं था वह सभी हैरान होकर अर्जुन की ओर देखने लगे। सबकी नजरें अपनी ओर देखकर अर्जुन बोला, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अर्जुन की बातों को सुनकर आनंद जी चैनल से ठार जी, तुमने क्या कहा? अदिति मां बनने वाली है। अर्जुन हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, जी पापा, जिस दिन हम पिंक सिटी घूमने के लिए गए थे उसी दिन हमें पता चला कि अदिति मां बनने वाली है, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, इसलिए मेरे मन से यह बात निकल ही गई। मैं चाहता था कि मैं आप सभी को यह बात बताऊं, लेकिन आप सबों की टेंशन भरी चेहरे को देखकर मैंने कुछ नहीं कहा। अदिति वॉशरूम से बाहर निकलने लगी। शालिनी जी बोली, क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, अचानक उल्टियां कैसे होने लगी? शालिनी जी की बातों को सुनकर अदिति मुस्कुराने लगी। उसे ऐसे मुस्कुराते देख शालिनी जी को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने अदिति को गले लगाकर कहा, क्या यह सच है? तुम सच में मां बनने वाली हो? अदिति ने श्रम से अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए बोली, जी मम्मी जी, मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर शालिनी जी के माथे को चूम कर बोली, सदा खुश रहो मेरी बच्ची, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। वो दोनों कमरे से बाहर आने लगे। शालिनी जी सबों की ओर देखकर बोली, अदिति मां बनने वाली है। यह सुनकर सभी ने दोबारा अर्जुन को बधाइयां दी। सभी औरतें आठाश आदित्य के पास आ गईं और उसे बधाई देने लगी। अर्जुन अकेले अकेले बड़बड़ा हुए बोला, अरे भाई, मेरी बीवी मां बनने वाली है तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूं। मुझे किसी ने तो गले नहीं लगाया। अर्जुन को अकेले अकेले बड़बड़ा हुए। कमली सभी लड़के अर्जुन को ऊपर उठाकर बोले, अब इतना प्यार काफी है कि तुम्हें ऊपर से नीचे फेंक दें। अर्जुन बोला, क्या मजाक है? मुझे बधाई देने के बजाय तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। यह सुनकर उसे सभी ने नीचे उतारा और उसे बधाइयां देने लगे। शालिनी जी खुशी से बोली, आज मैं बहुत बहुत खुश हूं बेटा, तुमने हमारा सपना सच करके दिखा दिया है। हम भी अपने पोते पतियों के साथ खेलेंगे। हमने तो ठीक से अर्जुन की बचपन भी नहीं देखी थी, क्योंकि हमारी कंडीशन ही कुछ ऐसी थी जिसके वजह से हम अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहते थे। फिर कुछ देर तक शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, तो क्या हुआ? मैं अपने बेटे की बचपन को ठीक से नहीं जी सका तो क्या हुआ? अब मैं उसके होने वाले बच्चों के साथ खूब अच्छे से खेलूंगी और उसका बचपन जीऊंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू भर गए। अरे विजय जी बोले, भाई ऐसे ही सिर्फ बधाइयां दोगे क्या? अरे मिठाई लाओ भाई। मिठाइयां इतनी बड़ी खुशी की बात आई है। विजय जी की बातों को सुनकर सभी मुस्कुराने लगे। शालिनी जी की खुशी आसमान छू रही थी। उसने सरिता जी को गले लगाया और कहा, मैं दादी बनने वाली हूं। उन्होंने सारिका जी को भी गले लगाया और उनसे भी कहा, मैं दादी बनने वाली हूं सधन जी। यह सुनकर सारिका जी बोली, हम भी तो इनकी दादी बनने वाले हैं। यह सुनकर दोनों ने दोबारा एक दूसरे को गले लगाया। इन सब खुशियों के बीच उन्हें जो बात विजय से बात करनी थी उसे भूल गए थे। जयपुर के एक एक पुराने खंडार में कुछ गाड़ियां आकर रुकी। कई सारे लोग काले कपड़े पहने हुए आदमी उतरे। उन्होंने कुछ सूटकेस उतारे और उस घर के अंदर ले जाने लगे। एक मोटा आदमी उन सभी की ओर देखकर बोला, संभाल कर ले जाओ, गिरना नहीं चाहिए, ध्यान से, अगर कुछ भी होता है तो साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट अंदर लेकर जाओ, हमें इसकी डिलीवरी कुछ दिनों में देना है। तभी उस आदमी का फोन बजने लगा। उसने कॉल उठाकर कहा, हेलो सर, हमें माल मिल गया है और हमने शिफ्टिंग करना भी शुरू कर दिया है। दूसरी ओर से आवाज आई, ठीक है, संभाल कर रखना।
कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वह मोटा आदमी बोला, आप फिक्र मत करिए सर, हमसे कभी भी गड़बड़ हुई है क्या? उसकी गुंजाइश भी नहीं होगी। आप फिक्र मत करिए सर, वैसे भी कौन इस पुरानी खंडहर में आएगा? हमारे आदमी चारों तरफ मौजूद हैं। अगर एक पंछी भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा ना तो उसे गोलियों से बूंद दिया जाएगा। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, ठीक है, मैं कल आकर मिलता हूं तुमसे। जी सर। जी सर, रखता हूं। तभी एक लड़के के हाथों से उसका हाथों में पकड़ा सूटकेस नीचे गिर गया। उसमें से कई सारे बंदूकें नीचे गिर गए। वो मोटा आदमी गुस्से में उस लड़के को लात मारकर कहा, नालायक, अगर एक भी सामान को खरोच भी आया ना तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। वो लड़का माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अभी इन्हें उठाकर जल्दी से अंदर ले जाता हूं। मोटा आदमी बोला, अगली बार गलती हुआ ना तो गलती की सजा सीधा मौत मिलेगी, समझे? ठीक से काम करो। अगले दिन सभी गार्डन में बैठकर वहां के मौसम का आनंद ले रहे थे। तब भी कुछ गाड़ियां गेट से अंदर आती हुई दिखाई पड़ी। गार्डन में होने की वजह से बाहर की दरवाजा पूरी तरह से साफ नजर आ रही थी। सभी की नजरें उसी की ओर चल पड़ी। तभी कुछ आदमी गाड़ी से उतरे और एक बीएड के पास जाकर खड़े हो गए। एक आदमी काला सूट और काले चश्मे पहनकर बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा और उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी की नजरें उसी ओर थी। वरुण बोला, कौन है यार? यह लड़का बहुत ही हैंडसम है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। साहिल बोला, अरे यार, हमें क्या पता होगा? कोई वैसे भी हम इस जगह के लोगों से अनजान हैं, इसलिए हमें कुछ पता कैसे चलेगा? अब वहीं आकर हमें अपनी परिचय बताएं तो हमें पता चलेगा ना। यह सुनकर वरुण बोला, सही बोला भाई, देखते हैं कौन है यह लड़का। सबों के मन में इस अनजान शख्स को लेकर कुछ ना कुछ बातें चल ही रही थी। तभी वह लड़का उन सबके सामने आ गया। श्रेया उसके पास जाकर उसे हाथ मिलाकर बोली, हेलो मिस्टर सौरभ। यह सुनकर वह लड़का भी मुस्कुराते हुए श्रेया से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस श्रेया, हमारी मीटिंग थी, आज आप आए ही, लेकिन आप आए नहीं, इसलिए मैं खुद ही यहां पर आ गया। यह सुनकर श्रेया बोली, माफ कीजिएगा, दरअसल मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मैं आपके साथ मीटिंग करने नहीं आ सकी। सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं है मिस श्रेया, चलिए फिर हम थोड़े समय के लिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि मुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए कल अपना प्रेजेंटेशन जमा करना है। मैंने आपके भरोसे में ही अपना पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा लिया है। यह सुनकर श्रेया बोली, आप उसकी फिक्र मत करिए, आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो आपका बुरा कभी नहीं होगा। चलिए हम थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। उसने सबकी ओर देखा और कहा, यह मेरा बिजनेस पार्टनर है। हमने एक नई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, जिसके हम 50-50 पार्टनर हैं। इनका नाम सौरभ चतुर्वेदी है। सौरभ ने सबकी ओर देखकर अपना हाथ वैप करते हुए कहा, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ चतुर्वेदी। वैसे तो आप लोग मुझे मैगजीन सब में देखे ही होंगे। मुझे पब्लिसिटी पसंद नहीं है, लेकिन मीडिया वालों को हम रोक भी नहीं सकते। पता नहीं चलता वे कहां, किस समय, किस जगह पर कैमरा लेकर खड़े हो जाए और हमारा तस्वीर खींचकर न्यूज पेपर पर छाप दें। आप लोग एंजॉय करिए, हम थोड़ी देर में डिस्कस करके आप सभी को ज्वाइन करते हैं। यह कहकर वे दोनों अंदर स्टडी रूम में चले गए। उन्हें ऐसे जाते देख आदित्य घबराते हुए बोला, कहीं उसे हमारी भाभी पसंद तो नहीं है? यह सुनकर विजय जी हंसते हुए बोले, बेटा वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। एक बच्चा तो स्कूल जाना भी शुरू कर दिया है। यह सुनकर आदित्य को थोड़ा चैन मिला। उसे लग रहा था कि कहीं वह लड़का उसकी भाभी को उसके भैया से चुराकर ना ले जाए। उसकी नजरें विजय की ओर गईं। उसके चेहरे पर कोई भावना देखकर आदित्य अपने मन में बोला, क्या इसे जलन नहीं होती है कि उसकी होने वाली बीवी किसी और के साथ चली गई है? वह यही सब सोच रहा था कि विजय बोला, आदित्य, तुम्हें उलझुल बातें अपने मन में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर आदित्य उसे आंखें फाड़कर देखने लगा और बोला, भाई आपको कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा है? ना आप तो अंतर्यामी हो। यू आर जीनियस ब्रो। विजय बोला, तुम अपने मन में भी ऐसे जोर जोर से बोल रहे हो तो कैसे सुनाई नहीं देगा? यह सुनकर उसने अपनी बगल में बैठे वरुण से पूछा, क्या तुम्हें सुनाई दिया? अरे इतने जोर जोर से सोचोगे तो सुनाई तो देगा ही ना। यह सुनकर आदित्य दोबारा अपने मन में बोला, मैं क्या इतने जोर जोर से मन में बातें करता हूं कि बगल में बैठे लोगों को भी सुनाई देता है? उसे दोबारा खोया देख। वरुण बोला, दोबारा कौन कौन सी बातें सोच रहे हो तुम? आदित्य बोला, कुछ नहीं भाई। यह कहकर उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी। आनंद जी एक लंबी सांस लेकर बोले, बेटा विजय, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं।
आनंद जी की आवाज को सुनकर सबों को याद आया कि उन सबों को विजय से एक जरूरी बातें करनी थी। आनंद जी एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा हम चाहते हैं कि तुम कल मुंबई वापस मत जाओ और कुछ दिन यहीं पर रहकर बिताओ। यह सुनकर विजय को झटका लगा। उसने नासमझी से अपने पापा की ओर देखने लगा। उसने कहा, लेकिन क्यों पापा, मैं क्यों वापस, मुंबई क्यों नहीं जाऊंगा? तभी अचानक विजय सभी की ओर देखने लगा और बोला, ओ हो तो आप सभी लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। विजय की बातों को सुनकर एक बार के लिए सभी की सांसें मानो थम से उतर गई। शालिनी जी अटकती हुए बोली, क्या मतलब, हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है? विजय बोला, यही कि कल श्रेया बोल रही थी कि वह मुझे वापस मुंबई नहीं जाने देगी, तो इसका मतलब वह आप लोगों का चाल था, मुझे घर जमाई बनाना चाहते हो। यह सुनकर आनंद जी अपने मन में सोचते हुए बोले, अरे हां, हमें यह ख्याल क्यों नहीं आया, हम यह भी कर सकते थे। विजय बोला, लेकिन आप जो करना चाहते हैं मैं उसके सख्त खिलाफ हूं, मैं घर जमाई नहीं बनूंगा। यह कहकर उसने अपनी दोनों हाथ खड़ी कर दी। से ऐसा करते देख सभी एक बार के लिए हंसने लगे। तभी करण विजय को एक लेटर उसके हाथ में थमा दिया। विजय बोला, क्या है? यह करण बोला, तुम्हारे लिए ऊपर से ऑर्डर आया है, जरा पढ़ लो अपने सामने। लेटर देखकर विजय लेटर खोलकर उसे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें फैल गईं। उसने अपनी मम्मी पापा और सबों की ओर देखकर कहा, याम खां, क्या है ये है? क्या तो न्याय के? आनंद जी बोले, बेटा हम यही बात तुम्हें बताना चाहते थे कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है और यह लेटर कल ही यहां जयपुर आया है। फैक्स के द्वारा तुम्हारे ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर ने तुम्हें जयपुर के मिलिट्री बेस में 2 महीनों के लिए वहां के नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा है, क्योंकि वह सभी कुछ महीनों बाद उनका तबादला जम्मू और कश्मीर के लिए किया जाएगा। कुछ समय से वहां का सिचुएशन ठीक नहीं है, जब से तुम विजिट स्टेज में थे, इसलिए वे चाहते हैं कि तुम उन नौजवानों को ट्रेनिंग दो ताकि कि वे सभी वहां की मुश्किलें को अच्छी तरह से डटक सामना कर सके, क्योंकि उन्होंने जितनी गोलियां नहीं चलाई होगी उतनी तुमने लोगों की लाशें बिछाई हैं। इसलिए बेटा तुम मुंबई वापस नहीं जा रहे हो। अगर तुम मुंबई वापस जाओगे तो तुम्हें घर पर ही रेस्ट करना होगा और तुम अपनी फिजिक्स को ठीक से सुधार नहीं सकते हो। इसलिए सोचे हम सभी ने डिसाइड किया है कि तुम यही जयपुर में रहकर अपनी घरती शरीर को बढ़ाओगे और ये फाइनल है। मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। यह कहकर आनंद जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। उसके पीछे पीछे शालिनी जी और उसके पीछे पीछे सभी बड़े लोग जाने लगे। अरे पर पापा मम्मी मेरी बात तो सुनिए। विजय की नजरें वहां पर बैठे उनके भाइयों और दोस्तों पर पड़ी। उसने कहा, तुम लोगों को इसके बारे में पता था ना, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। अब मैं जान सकता हूं कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया। कारण बोला, अरे भाई दरअसल विजय बीच में ही बोला, तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुमने मेरा फायदा उठाया है। मेरे काबिलियत के बारे में सबको पता नहीं चलनी चाहिए था, लेकिन तुम इसे फैला रहे हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। विजय बोला, करण मैं सोच रहा था कि मैं जल्द से जल्द ठीक होकर कश्मीर वापस उन वादियों की ओर चल जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे 2 महीनों तक यहीं जयपुर में रहना होगा। कर्ण मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो भाई, मैं यहीं पर रहूंगा ना, तुम्हारे साथ हम दोनों साथ में ही रहेंगे। यह सुनकर रागिनी बोली, क्या नहीं तुम मेरे साथ वापस जाओगे? और पता है ना, तुमने मुझसे वादा किया है, हमारे मुंबई वापस जाने के साथ ही हम शादी करेंगे। रागिनी की बातों को सुनकर सभी लोग दंग रह गए और उन दोनों की ओर देखने लगे। अर्जुन कर्ण को छेड़ते हुए बोले, क्यों भाई, कंट्रोल नहीं हो रहा है? ऐ क्या ऐसे या? कर्ण बोला, नहीं भाई यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम कब घर आएंगे हमें कोई पता नहीं रहता है। मैं पिछली बार अपने घर 5 साल पहले गया था, उसके बाद मैं कभी भी घर नहीं गया हूं, और रागिनी को डर है कि मैं कहीं फिर से 5-6 साल बाद तो वापस घर नहीं लौटूंगा, इसलिए उसे चिंता हो रही है। अर्जुन बोला, क्या मतलब, तुम 5 साल पहले घर गए थे और अब तक घर नहीं गए हो? कर्ण ने अपनी गर्दन ना हिलाया। तभी पीछे से श्रेया की जोरदार आवाज आई, क्या 5 साल पहले? इसका मतलब अगर विजय वापस आर्मी में चला जाता है तो हमारी शादी 5 साल बाद होगी। श्रेया की आवाज को सुनकर सबकी नजरें उसकी ओर चली गई। कर्ण अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, हां, तुम्हारी और मेरी शादी 5 साल बाद में ही होगी। अर्पिता खुशी से उछलते हुए बोली, इसका मतलब जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो वह आपको चाचा चाची बुलाएंगे। उसकी बातों को सुनकर सबकी नजरें अर्पिता की ओर चली गईं। अर्पिता वरुण की गोद में बैठ गई। यह देख, अनु बोली,
दीदी आपको क्या शर्म नहीं आती है? आपसे इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी आप जीजू के गोदी में बैठ गए। अर्पिता बोली, तो क्या हुआ छोटी, अब यही तुम्हां होने वाले जीजू हैं, इसीलिए शर्म किस बात का? और यहां पर सभी का अपना अपना जोड़ी है, जिसका नहीं है वह ये नहीं है। लेकिन हमने तो बेबी प्लानिंग करना शुरू कर दिया है तसे। अर्पिता का इतना ही कहना था कि सबकी आंखें फाड़े उन दोनों के ऊपर गई। वरुण जो पानी पी रहा था, वह पानी उसने अर्पिता के ऊपर थूक दिया। अर्पिता उछलकर उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई और बोली, क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझ पर पानी क्यों डाला? मैंने क्या गलत कहा? दिया, हमारी सगाई हो चुकी है तो हम बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। वरुण झुंझला कर बोला, पागल हो गई हो क्या? फिर उसने विजय की ओर देखकर कहा, भाई मैं भी आप लोगों के साथ यहीं पर 2 महीने के लिए रहूंगा। मैं अपना ट्रांसफर यही करवा लूंगा, मैं मुंबई नहीं जाने वाला। यह सुनकर अर्पिता बोली, ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पर रह लूंगी। वरुण उसकी ओर देखकर बोला, तुम्हारा फाइनल एग्जाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मुंबई के लिए। मैं तब तक के लिए अपना काम चलाने के लिए 1 ना 2 गर्लफ्रेंड तो बना ही लूंगा। मैं इतनी खूबसूरत जो हूं, वरुण का इतना ही कहना था। अर्पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसे दोबारा सोफे पर वरुण को धकेल दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। यह देख सभी हंसने लगे। वरुण बोला, अरे उठो, मेरे ऊपर से मोटी। कहीं की अपने लिए मोटी शब्द सुनकर तो मानो अर्पिता की गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गई। उसने उसके कल को पकड़ा और उसके होठों पर होठ रख दिए। यह देख सभी ने अपने आंखों पर हाथ रख दिया। वरुण एंड बरसिंह से अपनी आंखें बंद कर लिया। विजय बोला, अरे भाई यह तुम्हारा बेडरूम नहीं है कि जब चाहा शुरू हो गए। अर्पिता वरुण के होठों से अपनी होठ दूर करते हुए बोली, अगर यह हमारा बेडरूम होता ना तो कुछ ही महीनों बाद गुड न्यूज आ जाती। उसकी बेशर्मी भारी बातों को सुनकर वरुण ने दोबारा उसके होंठ पर कब्जा कर लिया और उसे उठाकर अंदर लेकर चला गया। उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। विजय करण की ओर देखकर कहा, लगता है जल्द ही गुड न्यूज आएगी। विजय की बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे। वरुण अर्पिता को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जा रहा था, तभी उनकी टक्कर पूर्वी जी से हो गई। उन्होंने जैसे ही देखा कि वरुण दिनदार अर्पिता को अपने गोद में उठाकर घूमे जा रहा है, उन्होंने कहा, अरे थोड़ी सी तो शर्म करो, हम घर पर नहीं हैं कि जब चाहा अपनी होने वाली बीवी को अपनी गोद में उठाकर कहीं पर भी निकल ले। थोड़ी सी तो शर्म करो, अर्पिता बोली। अरे माँ, आपको पता है आपका दामाद ने मुझसे कहा है कि हम जल्द ही बेबी प्लानिंग करेंगे। यह सुनकर पूर्वी जी आंखें बड़ी करके वरुण को देखने लगी। उन्हें ऐसा देख वरुण बोला, अरे आंटी आपको पता नहीं है अर्पिता के मन में कैसी कैसी ख्यालात चलते रहते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कुछ दिनों तक यहां पर रहना चाहता हूं तो मुझसे नाराज हो गई और मुझे सबके सामने अपने होठों से मेरे होठ को दबा दिया। उन दोनों की बातों को सुनकर पूर्वी जी इरिटेट होते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आती है अपने होने वाले सासू मां से ऐसी बातें करने के लिए। वरुण बोला, अब आंटी अपनी बेटी को समझाए, इसका फाइनल एग्जाम आने वाला है, लेकिन इसे किसी भी चीज का फिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले से ही आंटी, अगर अर्पिता इस एग्जाम में फेल हो जाती है तब मैं किसी फेलिया से शादी नहीं करूंगा। वरुण की बातों को सुनकर अर्पिता उसे घूर कर देखने लगी। वरुण आगे बोला, वैसे भी मेरे पीछे कई सारी लड़कियां पागल हो रखी हैं, मुझे खुद उनसे बचने के लिए कई सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। वरुण की ऐसी दिल दुखाने वाली बातें सुनकर अर्पिता की आंखों में पानी आ गई। उसने रोते हुए कहा, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो ना? तुम हमेशा ही मुझसे दूर भागने की कोशिश करते हो। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, जाओ जहां जाना है। तभी पूर्वी जी बोली, वरुण सही बोल रहा है, जब से तुम्हारी सगाई हुई है तब से तुम एक बार भी कॉलेज नहीं गए हो, इसलिए इस बार मैं दामाद जी के साथ में हूं। अपनी मां की बातों को सुनकर अर्पिता हक्की बक्की होकर अपनी मां की ओर देखने लगी, क्योंकि उसकी मां जो कभी वरुण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, वह आज उसकी साइड ले रही है। अर्पिता बोली, मां आपने पार्टी बदल ली है, आप भी वरुण के साथ हो गए हुई। मैं आपसे भी बातें नहीं करूंगी। पूर्वी जी बोली, चुपचाप अपने कमरे पर जाओ और सामान पैकिंग करना शुरू कर दो, कल हम सुबह ही निकलने वाले हैं। यह सुनकर अर्पिता मुंह बनाकर अपने कमरे की ओर चली गई। पूर्वी जी ने वरुण की तरफ एक स्माइल पास कर दिया।
वरुण भी उन्हें देखकर एक स्माइल उन्हें भी पास कर दिया और वह दोनों अपने अपने कमरे की ओर चले गए। श्रेया विजय के सीने पर सिर रखकर बोली, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे पास ही रुक जाओ। उसके बाद तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। करण इसके बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन विजय ने उसे इशारा करके कुछ ना बताने के लिए मना कर दिया। विजय उसके सर को सहला हुए बोला, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इतना तो प्रॉमिस कर सकता हूं कि हमारी शादी तक तो मैं जरूर आ जाऊंगा। यह सुनकर श्रेया बोली, हमारी शादी कब होने वाली है? विजय मुस्कुराते हुए बोला, हमारी शादी अगले साल होगी और साथ ही साथ हमारे सभी दोस्तों का भी। हम सब एक साथ फेरे लेंगे। यह सुनकर श्रेया विजय से लिपट गई और बोली, आई लव यू माई सॉइलर, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। उनकी ऐसी कन्फेशन को सुनकर रागिनी करण के बाहों में अपनी हाथ डालकर बोली, देखो ये दोनों ऐसे प्यार जता रहे हैं जैसे हम यहां पर मौजूद ही नहीं है। वैसे तो तुम्हारा भाई भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने भी अर्पिता को बड़े ही प्यार से संभाल लिया। एक तुम ही हो जिसने अब तक मुझे ठीक से देखा तक नहीं है। यह सुनकर कर्ण उसे अपने से सटाकर बोला, क्यों, पिछले सुबह की यादें ताजा करनी है क्या? यह सुनकर रागिनी शर्म से लाल हो गई। उसने कहा, तुम्हें ना बिल्कुल भी शर्म नहीं? करण बोला, क्यों, तुम्हें शर्मिला किस्म का लड़का चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूं। यह सुनकर रागिनी उसके चेहरे को अपनी ओर मोड़कर बोली, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए आप ही परफेक्ट हो। शाम को एक छोटी फंक्शन रखा गया जिसमें अदिति की गोद भराई की रस्म की जाने वाली थी। सभी लोग वहां पर मौजूद थे। अधिराज कपूर और पूरे फैमिली को जब पता चला कि अदिति अब मां बनने वाली है तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वह सभी उनका इंतजार कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का गोद भराई मुंबई में हो, लेकिन आनंद जी ने इस सिचुएशन के बारे में उन्हें बताया, जिसकी वजह से अधिराज जी ने कहा कि हम एक बार फिर मुंबई में भी हमारी बेटी का गोद भराई की रस्म में पूरी रीति रिवाजों के साथ करेंगे। यह बातें सुनकर आनंद जी मान गए और उन्होंने भी कहा, ठीक है, हम मुंबई वापस लौटकर हम दोनों परिवार एक बार फिर अदिति की गोद भराई की रस्म को पूरा करेंगे। घर के बीचों बीच में एक सोफे पर अदिति और अर्जुन को बैठाया गया था। बारी बारी से अदिति को हल्दी लगाया जा रहा था। हर कोई वहां पर आकर उसे हल्दी लगाता और अपने होने वाले बच्चे की सलामती के लिए उन्हें दुआएं देते बारी बारी से सभी आने लगे। सबसे पहले आनंद जी और शालिनी जी आई। उन्होंने पहले उन दोनों को आशीर्वाद दिया। शालिनी जी ने आदिति को एक खूबसूरत सा साड़ी और मैचिंग पहनने के लिए दिए। उन्होंने कहा, बेटा, यह साड़ी मेरी सास ने मुझे मेरी पहली गोद भराई में मुझे दिया था और आज मैं इस साड़ी को तुम्हें दे रही हूं। यह मां अंबे की साड़ी है, तुम्हारी रक्षा करें। बेटा अदिति साड़ी को अपने माथे पर लगाकर बोली, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मां अभय और नैना अदिति को एक सुंदर सी बच्चों की कपड़े का सेट देते हुए कहा, अभी अगर लड़का हुआ तो इसमें से पहने का और लड़की हुई तो इसमें से, यह कहकर उन्होंने कपड़ों का सेट अर्जुन को पकड़वा दिया और कहा, भैया तैयार हो जाए क्योंकि बेबी का कपड़ों को आपको ही बदलना होगा। यह कहकर वे दोनों मुस्कुराकर वहां से आगे बढ़ गए। विजय और श्रेया आए। श्रेया अदिति को एक छोटे बच्चों का खिलौना का सेट देते हुए बोले, इसे खास करके हमने जयपुर के बहुत ही फेमस कारीगरों से इसे बनवाया है। उनका बनाया हुआ हर सामान बहुत ही खास होता है, इसलिए अब मैं ये खिलौने का सामान आपको दे रही हूं ताकि आने वाले बेबी को अच्छी तरह से आनंद मिले। अदिति बोली, इन खिलौनों से? थैंक यू। श्रेया बोली, वेलकम भाभी। यह कहकर दोनों गले मिल गए। विजय सबसे पहले अपनी भाभी और भैया के पांव छुआ और उसके बाद उन्हें गले लगाया। विजय बोला, भाभी, मैंने तो कुछ गिफ्ट का इंतजाम नहीं किया है, पर मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो मैं अपनी होने वाली भतीजे या भतीजी के लिए देना चाहता हूं। यह कहकर उसने अपने पॉकेट से एक मेडल निकला। करण अपनी भाभी के हाथ में रखकर बोला, भाभी, ये मेरा सबसे पहला मेडल है। इस मेडल को पाने के लिए लोग सालों साल मेहनत करके आते हैं। मैंने इस मेडल को उस समय पाया था जब पहली बार मैंने मिलिट्री में दाखिला किया था और यह मेरा पहला मिशन था जिसमें मैंने 20 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मारकर गिराया था। उसका सबूत यह है, मैं इस मेडल को हमेशा अपने साथ रखता हूं। यह मेडल मुझे याद दिलाती है उस दिन की जब मैंने अपने देश को बचाने के लिए उन गद्दारों को अपने देश से आजाद किया था। मैं इस मेडल को आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप भी याद रखें, जब कभी भी कुछ भी मुसीबत आप पर आन पड़े तो उस मुसीबत से आपको सामना करना हो तो आप इस मेडल को अपने पास हमेशा रखिएगा, आपको हिम्मत मिलेगी। आपका एक ऐसा भी देवर है जो अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए इसी समय अगर कुछ भी मुसीबत आन पड़ती है
तो वह बिना सोचे समझे उस मुसीबत को हल करने के लिए उस जलती होगी अग्नि पर कूद पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप जब कभी भी मुसीबत में हो या फिर आपको तकलीफ हो तो आप इस मेडल को अपने हाथ में पकड़े रहिएगा, आपको हिम्मत मिलेगी। यह सुनकर आदित्य बोली, मैं इसे नहीं रख सकती देवर जी, क्योंकि यह तुम्हारा पहला मेडल है, मैं इसे कैसे रख सकती हूँ। विजय बोला, भाभी अभी इस मेडल की जरूरत मुझे नहीं है, बल्कि आपको है। जब मेरा भतीजा या भतीजी होगी तो आप उन्हें इस मेडल का अहमियत समझाएगा, वे कभी भी आपकी बातें को नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच देवर जी। यह कहकर आदित्य ने विजय को गले लगा लिया। देवर भाभी का ऐसा अनोखा प्यार देखकर सभी की आंखों में आंसू झालक उभरी। भाभी के लिए दिया और हमारे होने वाले बच्चे के लिए, पर उसके होने वाले बाप के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। विजय मुस्कुराते हुए उसके पास गया। उसने नौकरों की ओर इशारा किया। तभी कुछ नौकर एक बड़ा सा रैप किया हुआ एक बॉक्स लेकर आए। सभी की नजरें उस बॉक्स की ओर गाड़ी हुई थी। सभी फुसफुस नहीं लगे कि इस बॉक्स में क्या हो सकता है। तभी विजय अर्जुन को बॉक्स खोलने के लिए कहा। अर्जुन खुशी से बॉक्स की ओर गया। उसने कैंची उठाई और रिबन काट दिया। जैसे ही रिबन काटा, छोटे बच्चों का डब्बर अर्जुन के ऊपर गिर गया। यह देख सभी हंसने लगे। अर्जुन ने जब देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विजय मुस्कुराते हुए बोला, अरे भैया, अब तैयार हो जाइए, यही सब आपकी जरूरत होगी। यह सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। फिर धीरे धीरे करके सबों ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और गिफ्ट दिए। रुद्र जी और सरिता जी उन दोनों के पास आए। आदित्य और अर्जुन उनके पांव छूने के लिए खड़े हो गए। यह देख रुद्रा जी अर्जुन को गोद में उठा लिया। यह देख सब चौंक गए। उन्हें लगा था कि रुद्रा अर्जुन को इतनी आसानी से उठा लेंगे। सरिता जी ने आदित्य को गले लगाकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो बिटिया, और तुम्हारी होने वाले बच्चे हमेशा सही सलामत रहे और स्वस्थ रहे। रुद्र जी अर्जुन को बोले, बेटा अब तैयार हो जाओ, क्योंकि घर में अब एक नया मेहमान आने वाला है। मेहमान का मतलब समझते हो? जी हाँ पापा जी, मेहमान भगवान का स्वरूप होता है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोले, सही कहा बेटा, मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं और बच्चे भी भगवान का स्वरूप होते हैं, और भगवान हम सबके दिलों में बसते हैं। उन्होंने अर्जुन को नीचे रख दिया। वे दोनों सोफे पर बैठ गए। सरिता जी ने एक माला आदित्य को पहनाकर कहा, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक तुम्हारी डिलीवरी ना हो जाए, इस माला को अपने गले से मत निकालना। जी माँ जी, मैं इसे हमेशा अपने गले में पहने रहूंगी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र जी बोले, बेटा ये कोई मामूली माला नहीं है, यह भोलेनाथ का रुद्राक्ष माला है। इस माला की कीमत इतनी है जितनी कि भगवान को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इस माला में इतनी शक्ति है कि जो कोई भी तुम्हारा बुरा सोचेगा उसी का बुरा होगा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, बेटा मां तो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बाप के बिना बच्चा अधूरा हो जाता है। इसीलिए यह कहकर उन्होंने अपने हाथ से एक कड़ा निकाला और उसे पहनाते हुए कहा, बेटा यह भोलेनाथ का कड़ा है। इस कड़ा में असीम शक्तियां हैं। जब भी तुम नहाने के लिए जाओ तो इसे सनई लेना, फिर नहाने के बाद पहन लेना। तुम्हारे बिगड़ी हुई काम को यह पूरी तरह से सुधार देगी। तुम मुसीबत में रहोगे तो यह कड़ा तुम्हें मुसीबत से बाहर निकालने में तुम्हारी सहायता करेगा। अर्जुन बोला, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। रुद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, अब तो तुम्हें हमारी बिटिया का ध्यान रखना है, वो भी पूरा का पूरा। उन्होंने दोबारा उन दोनों के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र जाप करते हुए बोले, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, आज तक आपने हमें कई सारी मुसीबतों से बचाया है। अब आप इन दोनों बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि अब यह दोनों एक परिवार बनने वाले हैं। खसक हमारी इस बिटिया को, जिसके गर्भ में एक नन्ही सी जान पल रही है, अगर जो कोई भी इस नन्ही सी जान पर बुरी नजर डालने की कोशिश करें, आप उन्हें इन नन्ही जनों से दूर रखिएगा। जय भोलेनाथ। फिर सभी ने कहा, जय भोलेनाथ। फिर आखिरी में विजय जी और सारिका जी आई। उन्होंने पहले उन दोनों को अपना आशीर्वाद दिया, फिर कहा, आज यह पहली बार हमारे समय में हमारे घर पर गोद भराई की रस्म हो रही है, क्योंकि इससे पहले एलिसिया की गोद भराई उसके मायके में हुआ था। इसलिए आज मैं बहुत ही खुश हूं कि तुम दोनों के वजह से आज हम खुशनसीब हुए कि एक नन्ही सी जान की शुरुआत हमारे इस मुंह से हो रही। इसलिए मैं विजय महाजन आज यहां पर मौजूद सभी लोगों के बीच एक फैसला सुनाने जा रहा हूं। विजय जी की आवाज को सुनकर सभी लोग उन्हें देखने लगे। विजय जी ने जब यह कहा तो सबकी नजरें उन्हीं पर आसक्त गई। सभी लोग सोचने लगे कि अब महाराज विजय महाजन कौन सी घोषणा करना चाहते हैं। यही सब सोचकर सभी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस खड़े होकर उनकी ओर ही देखे जा रहे थे।
सन्नाटा को चीरते हुए विजय जी ने कहा, मैं विजय महाजन जयपुर का। महाराज, आज यह घोषणा करना चाहता हूं कि जब यह बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा तो मैं उसे हम राजवंश खानदान की ओर से उसे हमारी संपत्ति में से 10% का हिस्सा दे दूंगा। यह सुनकर सभी की आंखें फैल गईं, क्योंकि राजवंश परिवार बहुत ही बड़ा है। इनका कारोबार विभिन्न देशों में भी फैला हुआ है। अगर अर्जुन के होने वाले बच्चों को 10% का हिस्सेदारी मिलता है तो इसका मतलब कम से कम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक होगा। वह बच्चा अर्जुन खड़े होते हुए बोला, नहीं अंकल, इस चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, यह कुछ ज्यादा ही है। आदिति भी खड़े होकर विजय जी से बोली, जी हाँ अंकल, हम इतनी बड़ी चीज आपसे नहीं ले सकते, माफ कीजिएगा, पर यह थोड़ा ज्यादा हो गया। आप हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें आशीर्वाद दे देते तो सबसे ज्यादा होता। वहां पर आए हुए मेहमान अपने मन में सोचने लगे कि कैसे बेवकूफ हैं। यह दोनों राजवंश खानदान इतना बड़ा है कि इनसे मिलने के लिए कई लोगों को महीनों सालों तक का इंतजार करना पड़ता है। इसका संपत्ति का वारिस बनना कोई आम बात नहीं है। इस राजवंश खानदान का वारिस बनने के लिए उस परिवार में ही जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यह बच्चा तो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है और इसे राजवंश खानदान की ओर से उसे इस परिवार का 10वां हिस्सा दिया जा रहा है। कितना भाग्यशाली होगा। वह बच्चा कभी भी किसी चीज का कमी नहीं होगा, क्योंकि उस पर राजवंश खानदान का हाथ रहेगा। सारिका जी प्यार से बोली, बेटा इसे हमारा आशीर्वाद समझकर रख लो। यह कहकर उन्होंने कुछ पेपर्स आदिति के हाथ में थमा दिया। जैसे ही आदिति की नजरें उस पेपर पर पड़ी जहां उसके होने वाले बच्चे के लिए उन्हें राजवंश खानदान की ओर से 10% का हिस्सेदारी मिल रहा है, विजय जी बोले, बेटा हमने इसके बारे में सोच समझकर हमारे परिवार वालों और बाकी जो सदस्य हैं उनसे इजाजत लेकर हमने इस तोहफे को तुम्हारे लिए दिया है, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इसे हथियाना भी चाहे तो उसे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इस पेपर में सीधा सीधा लिखा गया है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे को ही राजवंश खानदान की 10% हिस्सेदारी मिलेगी। अगर कोई जबरदस्ती इसे हथिया भी लेता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही चलेगी और उससे उम्र कैद की सजा हो सकती है। यह सुनकर वहां पर मौजूद सभी फुसफुस लगे, क्या बोल रहे हैं विजय जी? इसका मतलब अगर कोई भी इन पेपर्स को चुराने की कोशिश करता है तो भी कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वह बच्चा खुद नहीं चाहेगा तब तक उन हिस्सेदारी को कोई नहीं ले पाएगा, उसके माता पिता भी। वाह क्या बात है, कितना नसीब होगा वह बच्चा जो जन्म लेने से पहले ही करोड़पति हो गया है, अब बिना कमाए अरबपति होने वाला है। किसी दूसरे ने कहा, हर कोई अपने मुंह पर सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा होता, पर यह बच्चा का नसीब देखो, सोने के साथ ही साथ राजवंश खानदान का 10% का हिस्सा भी अपने मुंह पर लेकर आएगा। काश कि मेरे नसीब में भी ऐसा कुछ होता तो मेरे होने वाले बच्चे भी अपने आने वाले जिंदगी में खुशी से बिताते, पर हमारा नसीब तो उतना अच्छा नहीं है जितना इस बच्चे का है। आनंद जी और शालिनी जी भी विजय जी को आग्रह करते हुए बोले कि इतने बड़ी तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन विजय जी ने उनकी बातें भी टाल दिया। साइड मिलिट्री हेडक्वार्टर, कुछ ऑफिसर्स एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे भाई, मैंने सुना है कि कोई ऑफिसर आने वाला है हमें ट्रेनिंग देने के लिए। यह सुनकर दूसरा सैनिक बोला, हाँ मुझे भी यही खबर मिला है। अगर अच्छा ऑफिसर हुआ तो हमें अच्छे से ट्रीट करेगा, लेकिन अगर बुरा हुआ तो हमारी हालत खराब होने में देर नहीं लगेगी। तभी कर्नल सर और ब्रिगेडियर सर उस ग्राउंड पर पहुंचे जहां पर सभी सोल्जर्स खड़े हुए थे। सभी ने एक साथ सल्यूट किया। जय हिंद सर। जय हिंद। सोल्जर्स ब्रिगेडियर सर बोले, आप सभी ऑफिसर्स को पता चल ही गया होगा कि कल एक नया ऑफिस यहां पर आने वाला है और कल से ही आपको वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देगा। सभी अपना अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दिखाना है और याद रहे उसे गुस्सा कभी मत दिलाना, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक है। आज तक कोई भी उसके गुस्से से नहीं बच पाया है। यह सुनकर सभी सोल्जर को थोड़ी घबराहट होने लगी। एक सोल्जर ने कहा, मतलब भाई हमारी शामत आने वाली है, आज रात को पेट भर के ठीक से खाना खाकर सो जाना पड़ेगा। जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो पता नहीं खाना ठीक से मिलेगा भी या नहीं। सही बोला, भाई हमें अपना परफॉर्मेंस ठीक से देना होगा। जैसे ब्रिगेडियर सर बोल रहे हैं, उन्होंने कभी भी मजाक नहीं किया है, उनकी हर बात सही हुई है। देखते हैं भाई, अगर उस ऑफिसर ने हमें थोड़ी सी भी दया दिखाई तो मैं 21 तोपों का सलामी दे दूंगा। कर्नल सर बोले, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उसे अगर तुम्हारे परफॉर्मेंस बेहतर महसूस होगा और तुम लोग उसे फैमिलियर महसूस करवा देते हो तो जब भी आप लोग मुसीबत में रहोगे उसे अपने सामने पाओगे, क्योंकि वह अगर किसी को अपना बना ले तो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ ही महीनों पहले की बात है, उसके दोस्त को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था और उसे बहुत ही टॉर्चर किया था।
जब उस ऑफिसर को पता चला तो पता है उसने क्या किया। सभी की सांसें थम गई। कर्नल सर सन्नाटा को तोड़ते हुए बोले। उसने उस आतंकवादी को उसी के टैंक में घुसकर उसकी सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसके सर को उनके साथियों के बीच फेंक दिया। यह सुनकर सारे जवानों कपकपी सी उठ गई। एक सोल्जर ने कहा, भाई इसने तो आतंकवादियों के टैंक में घुसकर उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। भाई हमें इस ऑफिसर से बचकर ही रहना पड़ेगा। अगर हम इसके हीट लिस्ट में आ गए तो हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। कर्नल सर ने यह भी कहा कि अगर हम उससे फैमिलियर हो जाए तो वह हमें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन अगर हमने उन्हें नाराज कर दिया तो क्या होगा। हमें भी कुछ पता नहीं तो हमें उनसे अच्छी तरह से व्यवहार करनी होगी, वरना पता नहीं कब क्या हो जाए। सही कहा भाई, मैंने इतना खतरनाक ऑफिसर के बारे में आज सुन रहा हूं जिसने अपने दोस्त को बचाने के खातिर आतंकवादियों के टैंक में घुसकर उसकी सिर धड़ से अलग करके उनके साथियों के बीच में ही फेंक दिया। कोई मामूली ऑफिसर तो नहीं ही होगा कर्नल सर। बोले हाँ, और एक बात, वो ऑफिसर ने अब तक 200 से भी ऑपरेशन कर चुके हैं और एक भी ऑपरेशन बेकार नहीं गया है। इसका मतलब समझ सकते हो कि वह ऑफिसर कितना खतरनाक होगा। यह सुनकर तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। ब्रिगेडियर कुछ सोचते हुए कर्नल सर कहा, अरे हाँ, तुम्हें पता चला उस इंसान के बारे में जिसने उस दिन शूटिंग रेंज में तहलका मचा दिया था? यह सुनकर कर्नल सर बोले, इतना पता चला कि वो देसी एक लड़का है। ब्रिगेडियर सर बोले, तब तो अच्छी बात है, मिलिट्री में आ सकता है। मुझे उसका एड्रेस पता करके बताओ, मुझे उससे मिलना है। अगर वो मिलिट्री में रुचिर है तो मैं उसे जरूर ही मिलिट्री में दाखिल कर लूंगा। कर्नल सर बोले, हाँ, लेकिन वो लड़का इस शहर का नहीं है, बाहर का है, तो हमें उसके पता के बारे में जानना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि उसे शूटिंग रेंज में हर दिन बाहर से लोग आते रहते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि वह लड़का किस शहर का है? ब्रिगेडियर सर बोले, ठीक है, फिर लगता है हम उसे आर्मी में भर्ती नहीं करवा सकते। ब्रिगेडियर सर को मायूस होता देखकर कर्नल सर उन्हें समझाते हुए बोले, कोई बात नहीं है सर, आप अपना मन छोटा मत करिए, कोई ना कोई तो जरूर ही आ जाएगा आपका कमान संभालने के लिए, आप उसकी फिक्र मत करिए। अगले दिन सिंह ओबरॉय खानदान तैयार होकर मुंबई वापस जाने के लिए सभी का इंतजार कर रहे थे। सभी महाजन खानदान के लोगों से मिल रहे थे। श्रेया को पता ही नहीं था कि विजय 2 महीनों के लिए जयपुर में ही रहने वाला है, लेकिन अभी तक उसे पता नहीं चला था, इसलिए वह इस वक्त दुखी थी। उसके चेहरे को देखकर सभी बता सकते थे कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए किसी ने भी उसे इस बारे में बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अभी तक विजय ने उसे कुछ नहीं बताया है। इसका मतलब वह उसे सरप्राइज देना चाहता होगा। शालिनी जी श्रेया को गले लगाते हुए बोली, बेटा अपना मन छोटा मत करो, तुम जल्दी हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए आने ही वाली हो। हमने तुम्हारे माता पिता से बात कर ली है, अगले साल तुम्हारी और विजय की शादी करवा देंगे, इसलिए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ ही महीने फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी बनकर रह जाओगी। उद्धरण उद्धरण। यह सुनकर श्रेया की आंखों में आंसू छलक उठी और उसने शालिनी जी को गले लगाते हुए कहा, पर मैं आप लोगों को बहुत याद करूंगी। मां, मुझे आपके साथ बिताया गया हुआ हर एक पल बहुत याद आता है, इसीलिए जब भी मैं आप सभी से दूर होती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार वालों से दूर जा रही हूं। शालिनी जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा तुम उसकी फिक्र मत करो, बस कुछ ही महीनों की तो बात है, फिर हम हमेशा साथ में ही रहेंगे। श्रेया रोते हुए बोली, जी मां, मैं आपका इंतजार करूंगी और जल्दी आपके साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगी। तभी विजय पीछे से आते हुए दिखाई दिया। उसने अपने कंधों पर एक सूटकेस उठाए हुए था। सौ उसे देख श्रेया की आंखें नम हो गईं। विजय मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, क्यों राजकुमारी जी, एक सोल्जर की होने वाली बीवी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं दिखते। यह सुनकर श्रेया उसकी गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे रोता देख सभी की आंखें भी नम हो गईं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उस समय जब विजय की हालत बहुत ही खराब थी तो उस पर कैसी बीती थी, उसने एक एक पल कैसे बिताया था। अकेलापन हर इंसान को बहुत ही कमज़ बना देता है और उसे आत्महत्या करने की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। विजय बोला, अगर तुम ऐसे रोते रहोगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? तुम अपने होने वाले पति को ऐसे रोते हुए विदा करोगी। श्रेया झट से अलग हो गई और बोली, मैं नहीं रोंगी, आखिर मैं एक सोल्जर की होने वाली बीवी हूं। विजय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक नहीं जाओगी। यह सुनकर श्रेया उसके साथ गाड़ी में बैठ गया और एयरपोर्ट के लिए सभी निकल गए।
श्रेया कसकर विजय के बाहों को पकड़ी हुई थी। उसे ऐसे जकड़ा देख विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया उसे पकड़कर ही गाड़ी में सो गई। विजय उसके सिर को थपथपा लगा। सभी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। विजय श्रेया को जगाते हुए बोला, श्रेया, श्रेया, उठो। उसकी प्यार भरी आवाज सुनकर श्रेया उसकी ओर देखकर बोली, क्या हुआ? विजय शियासा ने बोला, मस्ताना, हम ऑर्ट पहुंच गए। यह सुनकर श्रेया की आंखें दोबारा नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपाने लगी। सभी नीचे उतर गए और एंट्री गेट की ओर जाने लगे। चेकिंग हो जाने के बाद सभी फ्लाइट में बैठने के लिए चले जा रहे थे। विजय आगे बढ़ रहा था। आई न की उसे ऐसा जाते देख श्रेया अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। उसे ऐसे रोते देख विजय, जो कब से उसे परेशान कर रहा था, उसे सहन नहीं गई और वह दौड़कर श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया, जो अपने बहते हुए आंसुओं को रोक कर रखी थी, अब बहने लगी। थोड़ी देर तक यूं ही गले लगने के बाद विजय बोला, घर चले। यह सुनकर श्रेया एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी। यह देखकर विजय मुस्कुराते हुए बोला, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं। विजय की बातों को सुनकर श्रेया उसे आंखें फाड़कर देखते हुए बोली, क्या मतलब, आप मुंबई वापस नहीं जा रहे हैं? तभी पीछे से शालिनी जी की आवाज आई, बेटा, उसका ट्रांसफर 2 महीनों के लिए जयपुर में ही हो गया है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब विजय 2 महीनों तक तुम्हारे साथ ही रहेगा। शालिनी जी की बातों को सुनकर श्रेया खुशी से उछल पड़े और विजय को गले लगा लिया। विजय बोला, क्या मां, आप भी मुझे कितना मजा आ रहा था। श्रेया को परेशान के लिए, देखो कैसे गंगा जमुना बहा रहे हैं। मैं देखना चाहता था कि कब तक इसका चेहरा ऐसे उतरा हुआ रहेगा। यह सुनकर श्रेया विजय को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। वही शालिनी जी बोली, अब मेरी बहू को परेशान करना बंद करो। श्रेया गुस्से से विजय के कंधे पर मुंके मारते हुए बोली, आप हमेशा मेरे साथ मजाक क्यों करते रहते हैं? मुझे रोता देखकर आपको सुकून मिलता है क्या? हर बार मुझे परेशान करते रहते हैं आप। मुझे हर बार आपको छोड़ देने की डर बैठी रहती है। इसी सोच से ही मैं बहुत ही घब जाती हूं, लेकिन आप तो मुझे परेशान करना छोड़ते ही नहीं हैं। यह सुनकर विजय बोला, मुझे माफ कर दो मेरी राजकुमारी, आगे से तिस्सी से मैं तुम्हारे साथ कभी भी मजाक नहीं करूंगा। शालिनी जी बोली, अरे अरे, थोड़ा सा तो शर्म करो, अभी मैं यहीं पर मौजूद हूं। उनकी बातों को सुनकर मानो वह दोनों शर्मा गए। अवर और श्रेया दोनों ने ही शालिनी जी के पांव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। शालिनी जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा खुश रहो तुम दोनों। यह कहकर उन्होंने दोनों को गले लगाया और उन्हें बाय बोलकर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। पीछे से कर्ण आते हुए बोला, चलो भाई, हमें अब मिलिट्री बेस में भी जाना है। वहां पर सभी ऑफिसर हमारे राह ताक रहे होंगे, खासकर के ब्रिगेडियर और कर्नल सर, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा हमारा इंतजार है। हमें तुरंत मिलिट्री बेस के लिए निकलना होगा। विजय ने अपनी गर्दन हिलाई और श्रेया को लेकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगे। गाड़ी के अंदर आदित्य को देखकर श्रेया बोली, तुम मुंबई वापस नहीं गए? आदित्य बोला, जी नहीं भाभी जी, दरअसल मैं कुछ और दिनों तक जयपुर में बिताना चाहता हूं, क्योंकि राहुल भैया अभी भी जयपुर में है। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट मिला है जो जयपुर में होने वाले हैं, इसलिए मैं उनके साथ ही रहूंगा और उनके साथ रहकर काम सीखूं। आखिर मुझे भी तो कभी ना कभी अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बढ़ाना होगा, इसीलिए मैं मुंबई वापस नहीं गया। मैंने मॉम से बात की और मॉम मान गए। करण ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, ठीक है, फिर चलो चलते हैं। यह कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दिया और मिलिट्री बेस की ओर जाने लगे। करण आदित्य की ओर देखकर बोला, आदित्य, तुम्हारा राहुल भैया का क्या हाल है? मैंने सुना है कि वह उस पार्टी से आने के बाद सख्त लौंडा बन गया है, किसी लड़की को भाव भी नहीं देता। आदित्य बोला, सही कहा भैया आपने, पता नहीं राहुल भैया को क्या हो गया है। जब से उन्हें उस लड़की ने डांटा है, उस समय से उसका बर्ताव कुछ अलग से हो गया है। उन्होंने कभी भी ज्यादा सीरियस होकर बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया है, पर अभी अपने कारोबार में ऐसे गुम हो जाता है जैसे कोई इंसान उसके सामने दिखाई ना देता हूं। उसने तो कई सारे लड़कियों का प्रपोजल भी ठुकरा दिया। पता नहीं राहुल भैया को क्या हो गया है, इतने रूड हो गए हैं। करण चौंक हुए बोला, क्या कहा तुमने? जब से पार्टी में उस लड़की ने डांटा है? राहुल को किस लड़की ने? और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आदित्य बोला, दरअसल भैया उस दिन हमें पार्टी में इनविटेशन देने के लिए सेन खानदान के लोग आए हुए थे, तो उन लोगों के साथ एक लड़की आई हुई थी।
भैया उसी को तार रहे थे। जब हम पार्टी में गए तो उन्होंने उन्हें दोबारा तारना शुरू कर दिया। लड़की को पसंद नहीं आया और उसने राहुल भैया को डांट दिया। और पता है राहुल भैया ने कैसे बदला लिया? उन्होंने लाइटर वाला बंदूक उसके माथे पर तान रखा था। वो लड़की उसे असली बंदूक समझकर डर रही थी और राहुल भैया उनसे मजे ले रहे थे। जब उस लड़की को पता चला वह कोई असली बंदूक नहीं बल्कि नकली बंदूक है, तो उसने राहुल भैया को धमकी दी, लेकिन राहुल भैया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद वह लड़की रोते हुए दौड़कर अपने कमरे की ओर चली गई। शया हैरान होते हुए बोली कि बेटी को रुला दिया, क्या बात है? आज तक किसी ने भी उसे रुला नहीं सका है। उसने अपनी सारी जिंदगी में नजरें उठाकर सबसे बातें की है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसने कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर देती थी। उसके स्टेटस को देखकर कोई भी उससे पंगा नहीं लेते थे। लेकिन राहुल ने तो कमाल ही कर दिया। क्या बात है? आदित्य बोला। भाभी, इससे राहुल आया, को खतरा तो नहीं होगा कहीं वह लड़की राहुल भैया को चोट ना पहुंचा दे? मुझे डर लग रहा है, भाभी शया बेफिक्र होकर बोली। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारे राहुल भैया को कोई कुछ भी नहीं करेगा जब तक वह हमारे घर पर मेहमान बनकर आया हुआ है। तुम उसकी फिक्र मत करो। अगर कोई उसे हाथ भी लगाने की कोशिश किया ना तो उसे सबक कैसे सिखाना है मुझे अच्छी तरह से आता है। उधर शिखा अपने बड़े भाई की ओर देखकर बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना है। भैया, उसने मुझे शिखा सेन को रुलाने की हिम्मत की है। मैं उसे कैसे जाने दे सकती हूं? मुझे उसे खून के आंसू रुलाना है। जब तक उसे मैं अपने पैरों तले भीख मांगते हुए नहीं देखती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। संचित गुस्से में बोला, पता चला उस लड़के के बारे में? उस बॉडीगार्ड ने कहा। जी सर, हमने पता किया है, उसका नाम राहुल सिंह ओबरॉय है। यह सुनकर संचित बोला, कहीं तुम सिंह ओबरॉय खानदान के बारे में तो नहीं बात कर रहे हो? यह सुनकर उस बॉडीगार्ड ने कहा, जी सर, वो उसी खानदान का बेटा है। यह राहुल सिंह आनंद सिंह के छोटे भाई जितेंद्र सिंह का बड़ा बेटा है और इसका एक और भाई है। सभी मुंबई में रहते हैं और मुझे पता चला है कि पूरे सिंहपुर ओबरॉय पेवन खानदान के लोग वापस मुंबई चले गए हैं क्योंकि उनका छुट्टियां खत्म हो गई हैं। लेकिन यह बात हम शिखा मैडम को कैसे समझाएं? अगर वह कोई गहरा लड़का होता तो हम उसकी ऐसी हालत करते कि वह अपने घुटनों में तो क्या अपने पैरों पर भी चलकर नहीं आ पाता। इतना बुरा हाल कर देते हम उसका। संचित बोला, ठीक है, हम अपने बहन को मना लेंगे, तुम अपने काम पर जाओ। जी सर। संचित अपने बहन शिखा के कमरे के दरवाजे के पास जाकर खटखटाने लगा। शिखा आए और दरवाजा अंदर से खोल दी। उसने कहा, आपने इतना जल्दी उस लड़के के बारे में पता करवा दिया। बताए भैया, कौन है वह? मुझे जानना है उसके बारे में, जल्दी बताइए। भैया, संचित एक गहरी सांस लेकर बोला, शिखा, वह अपने परिवार वालों के साथ मुंबई वापस चला गया है। शिखा गुस्से में बोली, तो क्या हुआ भैया? आप मुंबई चले जाए और उसे वहां से घसीट कर मेरे पास लेकर आइए। मैं उसे अपने पैरों से कुचलकर जान से मार दूंगी। संचित कभी भी अपने बहन के चेहरे पर इतनी गुस्से का भाव कभी नहीं देखा था। उसने कहा, शिखा खातून, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। अगर हमें उसके बारे में पता चल जाता है तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तुम अभी शांत हो जाओ। यह कहकर उन्होंने उसे गले से लगा लिया। शिखा रोते हुए बोली, पता है भैया, आज तक मुझे किसी ने भी नहीं रुलाया है, लेकिन उस लड़के ने पहली बार मुझे रुलाया है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आई हेट हिम भैया, हेट हिम। नफरत करती हो? मैं उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूं। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वहीं कुछ देर की ड्राइव करने के बाद वह सभी मिलिट्री बेस पर पहुंच गए। एक अनजान गाड़ी को मिलिट्री बेस के अंदर घुसता देख एक ऑफिसर बंदूक लेकर उनके सामने खड़ा हो गया। यह देख आदित्य और श्रेया घबराने लगे, बल्कि कर्ण और आराब उन दोनों के लिए यह सब नॉर्मल था, क्योंकि अगर कोई अज्ञात गाड़ी या व्यक्ति मिलिट्री बेस के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। उस ऑफिसर ने बंदूक दिखाकर कहा, कौन हो तुम लोग और अंदर क्या करने के लिए आ रहे हो? कर्ण बोला, हमें ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर ने बुलाया है। यह सुनकर उस ऑफिसर ने प्रूफ मांगा। विजय ने एक लिफाफा उस सोल्जर के हाथ में थमा दिया। लिफाफा को पढ़ने के बाद उस सोल्जर ने उन्हें सल्यूट किया और गेट खोल दिया। आदित्य हकला हुए बोला, भाई यह क्या था? अगर हमारे पास यह लिफाफा नहीं होता तो क्या हमें गोली मार दिया जाता? आदित्य की ऐसी बातें सुनकर श्रेया घबराने लगी और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कोई सी कैसे हमें जान से मार सकता है? विजय बोला, यह एक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है,
क्योंकि अगर कोई भी अनजान गाड़ी या इंसान मिलिट्री बेस में घुसने की कोशिश करता है तो उस पर कार्यवाही की जाती है और सबूत मिल जाने पर उन्हें टॉर्चर किया भी जा सकता है या फिर उसे जान से मार भी दिया जाता है। अगर हमारे पास वो लिफाफा नहीं हो तो अभी हमारे साथ पूछताछ हो रहा होता। यह बोलकर विजय और करण हंसने लगे। एक ऑफिसर बोला, अरे यार, हम अब कब तक खड़े रहेंगे? इस धूप में कब आएगा सर? वह ऑफिसर वो सर। तभी एक चमचमाती हुई बीएड उनकी ओर आते हुए दिखाई पड़ी। कर्नल सर ने सभी ऑफिसर्स की ओर देखा। उनकी नजरों को देखकर सभी खुसरूपुट करना बंद कर दिए और अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। गाड़ी धीरे धीरे आकर उनके पास रुकी। एक ऑफिसर दौड़कर गाड़ी के बैक दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक हैंडसम आदमी गाड़ी से बाहर निकलते हुए दिखा पड़ा। उसके कद काठी को देखकर वहां के जवान को समझने में देर नहीं लगी कि इन्होंने अपना फिजिक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ही मेहनत किया होगा। इतने महीनों तक बेड पर रहने के बावजूद विजय का शरीर को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ था, जिसके वजह से उन्हें कोई भी देखकर नहीं बता सकता कि वह 11 महीनों तक बेड पर लेटा हुआ था। उसके बाइसेप्स को देखकर कोई भी बता सकता कि उसने अपनी बॉडी फिट करने के लिए घंटों जिम में बिताता होगा। विजय ब्रिगेडियर रविंद्र चतुर्वेदी जी के पास जाकर उन्हें सल्यूट करते हुए बोला, मेजर विजय सिंह, ओबरॉय रिपोर्टिंग सर। अभी पीछे से एक और आवाज आई, कैप्टन करण रॉय रिपोर्टिंग सर। उन्हें देखकर ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर हक्के बक्के रह गए हैं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और विजय को देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि दुनिया इतनी छोटी कैसे हो सकती है। 2 दिन पहले ही तो हमने इसे और एक लड़की को एक साथ उस रेसिंग क्लब में देखा था और आज वही लड़का उनके सामने खड़ा है, वह भी एक आर्मी ऑफिसर बनकर। यह कैसे मुमकिन हो सकता है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपनी परेशानी दूर करते हुए कहा, हेलो ऑफिसर, ब्रिगेडियर रविंद्र चतुर्वेदी एंड ही इज कर्नल अफानभाई अमर प्रताप सिंह। विजय और करण ने एक साथ उन्हें सैल्यूट करते हुए कहा, जय हिंद सर, जय हिंद ब्रिगेडियर सर। सत के दायरे से विजय को देखने लगे। उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम ही वही ऑफिसर हो जिसे यहां पर 2 महीनों के लिए यहां के सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए बुलाया गया है? विजय उन्हें देखकर अपनी गर्दन हां में हिलाया और कहा, जी सर, मैं ही वह ऑफिसर हूं जिसे जयपुर के मिलिट्री बेस के सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए मुझे भेजा गया है। यह सुनकर तो ब्रिगेडियर सर को मानो बेहोश होकर गिरने वाले थे। उन्हें ऐसी हरकतें करते देख कर्नल सर बोले, अरे यार, अपना औहदे का तो ध्यान रखो, यहां पर बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो ब्रिगेडियर सर? जल्लाकर बोले, मैं जो नहीं चाहता था वही हो रहा है। देखो, इस लड़के को हमने उस दिन क्या देखा था। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने गोद में बैठाकर सबके सामने खाना खिला रहा था। बिल्कुल भी शर्म नाम का तो चीज ही नहीं था इस लड़के पर। और ये एक आर्मी ऑफिसर है, और वो भी मेजर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिलिट्री वालों को हो क्या गया है। कर्नल सर अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोले, अरे यार, अब जो होना था हो गया। ब्रिगेडियर सर बोले, क्या होना था? हो गया। मैं ऐसे ही अपने जवानों को इन जैसे रोमियो के साथ रखकर अपने सोल्जर्स को मौत के मुंह में नहीं भेजना चाहता। यह ऑफिसर्स को लड़ाई के बारे में नहीं बल्कि प्रेम के बारे में बताएगा। कर्नल सर बोले, ठीक है, तो सबसे पहले हम इस आए हुए ऑफिसर का सबसे पहले टेस्ट लेंगे, उसके बाद ही हम अपने नौजवानों को इससे ट्रेन करने के लिए देंगे। यह सुनकर ब्रिगेडियर सर बोले, सही कहा तुमने, पहले हम इसका टेस्ट लेंगे, उसके बाद ही हम अपने नौजवानों को इसकी हवाले करेंगे। हाँ ठीक है, अब अपने असली अंदाज में आ जाऊं। यह सुनकर ब्रिगेडियर सर अपने सीने को ढाकिए। फिर उन्होंने रोबदार आवाज में कहा, सोल्जर, यह है तुम्हारे नए ट्रेनिंग ऑफिसर। ये सिर्फ यहां 2 महीने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस बेस कैंप के 10 जानबाज जो कि फाइटिंग और स्किल टेक्निक में माहिर हैं, वह सभी बाहर आ जाएं। यह सुनकर कुछ ऑफिसर बाहर आ गए। ब्रिगेडियर सर ने विजय को देखकर कहा, तुम्हें इन सब से कंपटीशन करना होगा। मेजर विजय सिंह, तुम अगर इन सोल्जर से जत जाते हो तो ही मैं अपने नौजवानों को तुम्हें सौंप दूंगा, वरना आप जैसे आए थे वैसे जौहरी में यहां से चले जाएंगे। यह सुनकर एक बार के लिए विजय को हंसी आ गई, लेकिन उसे अपने आप को कंट्रोल रोल करते हुए कहा, ठीक है सर, मुझे मंजूर है। उन 10 सोल्जर्स के साथ विजय सबसे पहले शूटिंग रेंज में चला गया। उनके पीछे पीछे करण, श्रेया और आदित्य भी चल रहे थे। उन्हें देख ब्रिगेडियर सर मुंह बनाते हुए बोले, देखो कैसे आ रहे हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती है।
अगर मुझे पता होता उस दिन कि ये एक मिलिट्री ऑफिस है तो मैं उसी दिन इसका खबर लेता। कर्नल सर बोले, आपको नहीं लगता कि यह वही लड़का है जिसने उस दिन शूटिंग रेंज में तहलका मचाया था? ब्रिगेडियर सर बोले, यह कैसे हो सकता है? यह लड़का तो बड़े ही प्यार से उस लड़की को अपनी गोदी में बैठाकर खाना खिला रहा था या? उन्होंने श्रेया की ओर देखकर इशारा किया। ऐसे आदमी और शूटिंग भूल जाओ। बातें करते करते हुए वह सभी शूटिंग रेंज पर पहुंच गए। एक सोल्जर बोला, हमारा बेस कैंप जयपुर का सबसे मशहूर बेस कैंप है क्योंकि यहां पर बेस्ट शूटर्स हैं और आपको देखकर नहीं लगता है कि आप हमारे इन सोल्जर से पंगा ले सकते हैं, तो आप पहले ही यहां से खिसक जाए, कहीं आपकी बेइज्जती ना हो जाए। यह कहकर वह सभी विजय का मजाक उड़ाने लगे। यह देखकर श्रेया अपने आप को रोक नहीं सके और उन ऑफिसर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन कर्ण ने उसका हाथ पकड़कर बोला, भाभी आप फिक्र मत करिए क्योंकि यह सब नॉर्मल है। हर मिलिट्री बेस में ऐसा होता है। हर बड़ा ऑफिसर अपना टैलेंट किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल करता ही है, श्रेया बोली। तो इसका मतलब यह है कि विजय का यह सभी मजाक उड़ाते रहे और मैं सहन करती जाऊं। मैं एक राजवंशी परिवार की लड़की हूं। अगर कोई भी मेरे होने वाले पति की मजाक उड़ाने की कोशिश करे तो मैं कैसे सहन कर सकती हूं? मुझे जाने दो। मैं अभी इन लोगों को बताती हूं कि एक राजवंशी खानदान के होने वाले दामाद को परेशान करने का सजा क्या होता है। श्रेया को ऐसे उग्र होते देख ब्रिगेडियर सर बोले, देखो 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 अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए कैसे तड़प रही है। यह लड़का, मुझे नहीं लगता है कि यह लड़का हमारे बेस कैंप पर टिक पाएगा। इसे तुरंत ही हार मिलेगी और हम इसे तुरंत अपने बेस कैंप से बाहर फेंक देंगे क्योंकि हमें ऐसे रोमियो सोल्जर की जरूरत नहीं है। उनके बातों के बीच शूटिंग रेंज में शूटिंग शुरू हो गया। सभी ने अपना पोजीशन लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। एक सोल्जर अपना कंधा उचका हुए बोला, आज का मेरा सबसे बेस्ट होगा क्योंकि मैंने अपना सबसे बेस्ट दिया है। मुझे नहीं लगता है सर आपका हमसे बेस्ट हुआ होगा क्योंकि हम इस बेस कैंप के नंबर 1 शूटर्स हैं, इसलिए आपको अभी हार मान लेनी चाहिए ताकि आपकी बदनामी ना हो और आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। यह सुनकर सभी दोबारा से ठहाके मारकर हंसने लगे। विजय गन रिलो करके टारगेट क्वाइट तरफ एम किया और उन सोल्जर्स की ओर देखकर एक मुस्कान पास किया और लगातार 5 गोलियां चला दी। उसे अपनी ओर देखकर फायर करते देख वह सभी सोल्जर्स सोचने लगे कि यह ऑफिस बहुत ही घमंडी है और ओवर कॉन्फिडेंट दिखाता है, लेकिन जो रिजल्ट आया उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 10 ऑनर 10 पॉइंट्स, विजय मुस्कुराते हुए बोला, गेट रे फॉर द ट्रेनिंग। यह कहकर वह वहां से चला गया। ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर विजय की शूटिंग स्किल देखकर दोनों ही हैरान रह गए क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी ऐसी शूटिंग नहीं देखी है। उसने निशाने की ओर सिर्फ एक बार देखा और धड़ाधड़ गोलियां चला दी। सभी गोलियां सटीक निशाने पर लगी। उसे देख कर्नल सर बोले, लगता है यही वह लड़का है जिसे हम ढूंढ रहे हैं ब्रिगेडियर। सर तो अपना आंख झपका भी भूल गए थे। उन्हें ऐसे खोया देख कर्नल सर उनके बाजुओं को हिलाते हुए बोले, अरे चतुर्वेदी जी होश में आओ। देखो हमें वह लड़का मिल गया, यही है वो जिसने उस दिन शूटिंग रेंज में तहलका मचा दिया। लेकिन मानो ब्रिगेडियर सर के कानों पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तभी विजय उन दोनों के पास आया और कहा, अभी भी एक टेस्ट बाकी है सर। पर उसकी चेहरे की मुस्कुराहट देखकर वह दोनों कुछ समझने के काबिल नहीं हो पा रहे थे। हाँ पैसे यहाँ थे। विजय बोला, कम ऑन सोल्जर्स रेडी फॉर द फाइट। उसकी ओपन चैलेंज और ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर वह सभी सोल्जर्स दौड़कर विजय को घेर लिए। कर्ण मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये मिलिट्री सोल्जर्स होकर भी बच्चों का खेल खेल रहे हैं। विजय इस खेल को आतंकवादियों के झुंड में घुसकर खेलता है और ये सभी तो अभी बच्चे हैं। थोड़ी देर में इनकी क्या हालत होने वाली है इन सभी सोल्जर्स को पता नहीं होगा। तभी एक सोल्जर उड़ते हुए ब्रिगेडियर सर की ओर गिरा। हेलो फ्रेंड, अगर आप कहानी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें। उसे देख ब्रिगेडियर सर चौंक गए। उनकी नजरें मैदान की ओर गईं, जहां पर विजय बाकी के 9 सोल्जर के साथ कंप्लीट कर रहा था। जो सोल्जर उसके सामने आता 2 सेकंड भी नहीं लगता। उसे धूल चाटने में 5 मिनट के अंदर अंदर सभी सोल्जर दर्द से कहाने लगे। विजय मुस्कुराते हुए बोला, शरीर अच्छा होने से कोई बाहुबली नहीं बन जाता, उसके लिए उतनी दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए किसी की शक्ल देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। यह कहावत तो सुनी ही होगी। तुम लोगों ने यह कहकर विजय मुस्कुराते हुए ब्रिगेडियर और कर्नल सर के पास जाकर बोला, सर आपकी दोनों टेस्ट पूरी हो गई है क्या? आप और कोई टेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिंदास कर सकते हैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है ब्रिगेडियर सर, जो अब तक पूरी तरह से होश में नहीं आए हुए थे। उन्होंने विजय से पूछा,
क्या तुम कुछ दिन पहले शूटिंग क्लब में गए थे, जहां पर शूटिंग रेंज में तुमने तहलका मचा दिया था? यह सुनकर विजय बोला, जी हां, मैं ही था। दरअसल हमारे बीच में शर्त लगी थी। वहां के कुछ लड़कों के साथ शर्त के बदौलत हमें शूटिंग रेंज में शूट करने जाना था और मैं शर्त जीत गया।